हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो के अंदर एज यूजुअल हम 6 सितंबर का द हिंदू और जो इंडियन एक्सप्रेस है उसका न्यूज़पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किस तरीके से अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ है जिसके अंदर ये पाया गया है कि इंडियंस का जो ओवरऑल फूड एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होना शुरू हो गया है। और मज़े की बात यह है कि ये पहली बार हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, 1947 के बाद पहली बार हमारा जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फूड एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारे हाउस होल्ड जो है वो फूड के ऊपर अब कम पैसा खर्च कर रहे हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। और ये चीज़ रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज दोनों जगह देखा गया है। नाउ क्या ये अच्छी चीज़ है या फिर बुरी चीज़ है? द आंसर इज दिस इज अ गुड थिंग बिकॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस शो हो रहा है इससे। मतलब हमें फूड की अब चिंता कम है, हम फूड के ऊपर कम पैसा खर्च कर पा रहे हैं और बाकी चीज़ों के ऊपर अपने बाकी डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए, बाकी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। बेसिकली इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है फूड एक्सपेंडिचर के रिड्यूस होने का कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे फूड से रिलेटेड स्कीम्स चलाए हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें ऑलमोस्ट 800 मिलियन पीपल यानी कि 8 करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर सब्सिडाइज तरीके से ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए हैं, सीरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसके तहत ओवरऑल उनका जो फाइनेंशियल बर्डन था वो बेसिकली फूड के ऊपर जो खर्चा करने वाला पैसा था वो बाकी चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च कर पाए हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। नाउ सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन देखा गया है जो हमारे बॉटम 20% ऑफ द हाउस होल्ड्स हैं, मतलब हमारे इनकम क्राइटेरियाज में जो सबसे नीचे हैं उनकी तरफ से सबसे अच्छा डिक्लाइन देखा गया है। बिकॉज उनको जो पहले सारे के सारे पैसे खाने के ऊपर खर्च करने पड़ते थे, अब उनको वहाँ पे खाने के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, रादर उनको पैसा बेसिकली बाकी जगहों पर, जैसे कि अपने क्लोथिंग के ऊपर, अपने हाउसिंग के ऊपर, अपने लाइफस्टाइल के ऊपर, उसके ऊपर वो लोग खर्च कर सकते हैं। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है डाइटरी डाइवर्सिटी में, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सिर्फ वही लोग खा रहे हैं। लोग फ्रूट्स, मिल्क, मीट ये सब नहीं खा रहे हैं, जिसके कारण प्रोटीन इंटेक काफ़ी कम है, बैलेंस डाइट नहीं हो पा रही है, राइट। तो डाइटरी डाइवर्सिटी का सबसे बड़ा इशू जो है वो सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। यहाँ पर इन एरियाज में सीरियल इंटेक तो ज़्यादा है, मतलब चावल, दाल, रोटी, सब्जी ये सब तो ज़्यादा खाते हैं, लेकिन जो बाकी इंपॉर्टेंट असेंशियल फूड्स हैं, जैसे फ्रूट्स हो गए, मिल्क हो गए, मीट हो गए, इन सब का इंटेक काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके कारण बहुत सारा केसेस देखे जा रहे हैं अनीमिया के, माल न्यूट्रिशन के, राइट। डिस्पाइट कि फ्रीली फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके बावजूद ये प्रॉब्लम्स हो रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं और सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने रिसेंटली बोला है कि जो भी सीरियल्स हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको बेसिकली फोर्टिफाई कर देना चाहिए। मतलब उसी सीरियल के अंदर कुछ ना कुछ हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिला करके उनको प्रोवाइड करना चाहिए, आयरन के सप्लीमेंट्स, विटामिन के सप्लीमेंट्स, राइट, मिनरल्स के सप्लीमेंट्स, सो दैट जब वो सीरियल को खाए तो उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो सीरियल्स या फिर वो विटामिन एंड वो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पहुंच जाए, ताकि उनकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम ना हो। कुछ स्टेट्स जैसे कि राजस्थान और उड़ीसा, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस शो किया है डाइटरी डाइवर्सिटी में। मतलब उनके लोग जो हैं, उनके यहाँ पे सिटीजन्स जो हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, रादर वो फ्रूट्स, मीट्स एंड मिल्क को भी खा रहे हैं। बट बाकी जगहों पर अभी भी चेंजेस लाने की जरूरत है। सो उम्मीद करता हूँ आपको पहला न्यूज़ प्रॉपर्ली समझ आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, जहाँ पर हम एक ग्लोबल एआई पैक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और ये पहली बार एक लीगली बाइंडिंग एआई पैक्ट को बनाया गया है। इस एआई पैक्ट का नाम क्या है? इसका नाम है काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन। एक कन्वेंशन हुआ है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। सो बेसिकली किसने करवाया है? काउंसिल ऑफ यूरोप ने करवाया है। ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। किस चीज़ के ऊपर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, जो कि किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा? पहला ह्यूमन राइट्स के ऊपर, दूसरा डेमोक्रेसी के ऊपर और तीसरा रूल ऑफ लॉ के ऊपर। ये है बेसिकली ओवरऑल। ठीक है, और इसका एम ये है कि पूरे वर्ल्ड में बेसिकली यूनिफॉर्म लीगल स्टैंडर्ड्स बनाना चाहता है कि एआई को किस तरीके से गवर्न करना है। और ये पहला लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, यूके तीनों ने साथ में मिलकर साइन किया है। और जिसको साइन करवाया किसने है? काउंसिल ऑफ यूरोप ने। ठीक है, जैसा हमने ऊपर भी देखा, फोकस किस चीज़ के ऊपर है? पहला ह्यूमन राइट्स के ऊपर, दूसरा रूल ऑफ लॉ के ऊपर और तीसरा डेमोक्रेसी के ऊपर, कि किस तरीके से इन तीनों का इस्तेमाल हम एआई में कर सकते हैं सही तरीके से, बोथ पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। ये रिसेंटली जो मीटिंग हुई है काउंसिल ऑफ यूरोप की, वो लिथुआनिया की एक सिटी है विल्नियस, वहाँ पर ये मीटिंग हुई है और वहीं पर ये एआई डिक्लेरेशन साइन किया गया है। तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा देखो, जितने भी सिग्नेटरीज है, यूएस है, यूके है, सारे के सारे यूरोपियन यूनियन है, इन सबको साथ में आकर क्या करना होगा? इन्हें साथ में आकर के बेसिकली एआई के जितने भी हार्मफुल और डिस्क्रिमिनेटरी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करने की जरूरत है। उनको ह्यूमंस के अंदर इक्वल राइट्स, इक्वल प्राइवेसी की मेंटेनेंस करनी होगी। एआई यहाँ पर किसी भी तरीके से ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता, राइट। ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर मीटिंग के अंदर डिस्कस किए गए हैं।
इसके अलावा इस ट्रीटी का एम ये भी है कि वो एआई के सिस्टम को प्रिवेंट करना चाहता है किसी भी तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने के लिए या फिर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने के लिए, राइट। ये सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहता है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरियाज में जब एआई का हम इस्तेमाल करें तो उसको भी सही तरीके से करना होगा, सो दैट हमारी प्राइवेसी, हमारे ह्यूमन राइट्स, वो सब चीज़ें खतरे में ना आए। इसके अलावा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका ये है कि लेट्स से कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री ने या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर एआई के ये जो नॉर्म्स हैं उसको अगर वायलेट किया तो क्या पेनल्टीज होंगी, वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब नहीं है। एग्जैक्टली क्या होगा अगर कोई इस चीज़ को वायलेट करता है, तो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स क्या है, अगर कोई नॉन कंप्लाई करता है, मतलब कोई इस चीज़ को मानता नहीं है, तो किस तरीके से उनको पनिश किया जाएगा, फिर किस तरीके से उनको वापस कंप्लायंस नॉर्म्स में लाया जाएगा, उस चीज़ के ऊपर कोई भी मेंशन नहीं किया गया है। ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी हुई है एआई ट्रीटी, ये बेसिकली ये एक पार्ट है एक बहुत बड़े ट्रीटी की, जहां पर हम पूरे वर्ल्ड में एक साथ मिलकर के एआई टेक्नोलॉजी को गवर्न करना चाहते हैं, जिसमें आपने पहले सुना होगा ब्लेसली डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था। देन G7 आता है, G7 बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं एआई के रेगुलेशन के लिए, और अब जाकर ये एआई एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जो कि लीगली बाइंडिंग है इंटरनेशनल लेवल पे। ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं था, ये भी लीगली बाइंडिंग नहीं था। जो पहला लीगली बाइंडिंग है वो एआई ट्रीटी जो साइन हुआ है रिसेंटली काउंसिल ऑफ यूरोप के अंदर, वो है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, जहां हम बात करते हैं सैटर्न के रिंग की और 2025 में किस तरीके से वो डिसअपियर होने वाले हैं। नो, आपने इस पर्टिकुलर न्यूज़ को डेफिनेटली सुना होगा, बट लेट्स सॉल्व इट आउट। द पॉइंट इज, ये पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं होने वाले हैं, बट वो अर्थ से एक ऑप्टिकल इल्यूजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो सैटर्न के रिंग्स जो हैं वो भी सैटर्न के साथ लगातार ऑर्बिट में है, लगातार घूम रहे हैं। जिस तरीके से अर्थ अपने एक रोटेशन करता है और सन के आसपास में रेवोल्यूशन करता है, सिमिलरली सैटर्न भी अपने एक्सेस के ऊपर रोटेशन करता है और सन के आसपास रेवोल्यूशन करता है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक ऐसा समय भी आता है जहां पर सन, अर्थ और सैटर्न तीनों का जो एंगल है एक तीसरे के पोजीशन में कुछ इस तरीके से हो जाता है कि सैटर्न की रिंग जो है वो ऑलमोस्ट अर्थ के टिल्ट के बराबर हो जाती है। अर्थ का टिल्ट कितना है? 23.5 डिग्री, राइट। सिमिलरली जब सैटर्न का टिल्ट जो है वो ऑलमोस्ट 26.7 डिग्रीज के आसपास हो जाता है, उस टाइम हमें कुछ ऐसा लगता है कि सैटर्न के रिंग्स जो है वो वहाँ पर गायब हो गई हैं, बट एक्चुअली वो गायब नहीं होती है, वो एक ऐसे एंगल पर होती है जहाँ से हम उसको डायरेक्टली देख नहीं सकते हैं, राइट। आपने इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने रियल लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया होगा। लेट्स से कि अगर आपके हाथों में कुछ है, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर एंगल से मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से उसको आप टिल्ट कर दे तो उसको आप देख नहीं पाएंगे, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पर नहीं है। द आंसर इज वो चीज़ वहीं पर है, बट वो एक ऐसे एंगल पर है कि हम उसको डायरेक्टली देख नहीं पा रहे हैं, राइट। और हर 15 सालों में ऐसा होता है। पिछली बार 2009 में हुआ था और इस साल ऑब्वियसली 16 साल के बाद हो रहा है, बट हर 15 से 16 साल के बाद ऐसा इवेंट फिर से होता है। तो इस साल मार्च ऑफ 2025 यानी कि नेक्स्ट ईयर मार्च के अंदर ऐसा होने वाला है कि सैटर्न का जो रिंग होगा वो हमारे साथ 26.7 डिग्रीज के अंदर होने वाला है, जिसके कारण वो ऐसा लगेगा कि वो एक्चुअली डिसअपियर हो गया है। बट द आंसर इज वो वैनिश नहीं होता, डिसअपियर नहीं होता, वो वहीं पर रहता है, बस हमें वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। और फिर से वापस दिसंबर 2025 तक वो फिर से वापस आ जाएगा, बिकॉज फिर से जो प्लैनेट की टिल्ट है वो फिर से कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन देखो तो सैटर्न के रिंग सच में कहीं ना कहीं वैनिश होना स्टार्ट हो गए हैं। बिकॉज देखो सबसे पहले चीज तो सैटर्न के रिंग किस चीज के बने हुए हैं आप जानते हैं? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों को जोविन प्लैनेट्स बोला जाता है। जोविन का मतलब होता है जो गैसियस प्लैनेट्स है, जो गैस से बने हुए हैं। और गैस से अगर बने हुए हैं तो उसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर एरिया बहुत ही कोल्डर एरिया है, राइट। हम जो हमारा बेसिकली एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके बाद की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर अगर हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है अगर वो बहुत कम है तो वहाँ पर वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, बट रादर वाटर एज आइस प्रेजेंट होता है। तो इसके कारण जो सैटर्न के रिंग्स हैं वो भी एक्चुअली आइस और आइस के रॉक्स जो हैं उनसे बनी हुई है, राइट। तो उस चीज़ के कारण क्या हो रहा है? आप देखो सैटर्न की अपनी खुद की ग्रेविटी है, सैटर्न की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली सैटर्न के पास भी एक कोर है। सैटर्न के कोर होने के कारण ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके कारण जो सैटर्न के रिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं सैटर्न की तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। अब अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ लेट्स से कि अर्थ से बाहर है और वो अर्थ की तरफ आएगी तो ऑब्वियसली अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो टकराएगी, और उसकी क्या होगा? टकराने के बाद बेसिकली वो जलनी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। सेम थिंग इज हैपनिंग इन सैटर्न। सैटर्न में जो रिंग्स हैं वो ग्रेविटी के कारण कहीं ना कहीं अंदर की तरफ आ रहा है, बट सैटर्न का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन है, बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है जैसा हमारा बहुत थिक एटमॉस्फेयर है। सैटर्न का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन है, उसके कारण वो ऐसा नहीं है कि अचानक से ही सब कुछ फिनिश हो जाएगा, बट वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को जो रिंग्स हैं उसको ग्रेविटी के कारण अंदर आते हुए कहीं ना कहीं फ्रिक्शन के कारण जलने में। और क्या होगा? वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? आइस पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। आइस पिघलेगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वो वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट इज वाई लॉन्ग टर्म में, अभी शॉर्ट टर्म में नहीं बट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हो सकता है कि सैटर्न के रंग पूरी तरीके से हट जाएंगे, ठीक है।
तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सैटर्न के रिंग्स जो हैं वो सिंगल रिंग्स नहीं है। लेट्स से कि इफ मान लेते हैं कि अगर ये सैटर्न है तो सैटर्न के रिंग्स ऐसे नहीं है, बट इट्स लाइक दिस, मल्टीपल डिवीजन है उसके। तो मल्टीपल डिवीजन है तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डिवीजन एक साथ फिनिश हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। ऑब्वियसली विद टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे सोलर सिस्टम इवॉल्व होगा, जैसे जैसे सैटर्न की ग्रेविटी बढ़ेगी बिकॉज ऑफ द गैस एक्यूमुलेशन जो इंक्रीज होगा, धीरे धीरे जाकर के क्या होगा, वो पर्टिकुलर रिंग जो है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या सिर्फ सैटर्न के पास ये रिंग्स है? द आंसर इज नो। जितने भी गैशियस प्लैनेट्स हैं, गैशियस प्लैनेट्स की जो ग्रेविटी है वो अपने आसपास के एरियाज के जितने भी रॉक्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, उन सबको आपस में ले लेती है, साथ में ले लेती है और अपने प्लैनेट के आसपास में चक्कर लगवाना स्टार्ट करती है। जिस तरीके से अर्थ का मून है, मून क्या करता है, मून अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से लॉक्ड है और वो अर्थ के आसपास चक्कर लगाता है। सिमिलरली सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जितने भी गैशियस प्लैनेट्स हैं वो सब के सब क्या करते हैं, अपने आसपास के जितने भी रॉक्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स, रॉकी बॉडीज हैं, उन सबको अपने आसपास में चक्कर लगवाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उन्हीं पर्टिकुलर बॉडीज से एक्चुअली ठंड के कारण क्या होती है, वो धीरे धीरे आइसी बॉडीज बनने जाते हैं और उनके वो एक रिंग की तरह देखना स्टार्ट कर देते हैं। द आंसर इज हर एक गैस जायंट के पास रिंग्स हैं। जुपिटर हो, सैटर्न हो, यूरेनस हो, नेपच्यून हो, सबके पास ही रिंग्स हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट द लॉ कमीशन राइट नाउ। लॉ कमीशन रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, 23rd लॉ कमीशन। बात करते हैं लॉ कमीशन क्या है। सबसे पहले तो लॉ कमीशन एक नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि स्टैच्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है, जिसको पार्लियामेंट फॉर्म करता है किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट से, यानी किसी पर्टिकुलर लॉ से। तो लॉ कमीशन को किसी लॉ के थ्रू बनाया नहीं जाता है, सिंपली उसको एक पार्लियामेंट्री डिसीजन के थ्रू बनाया जाता है। बनाता कौन है, इसको यूनियन गवर्नमेंट बनाता है। एम क्या होता है, बेसिकली जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको बेटर करना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, अगर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है उसको बेटर करना, उसको ठीक करना, राइट। तो उसका काम क्या होता है, रिफॉर्म्स रिकमेंड करना, राइट। तो ये है ओवरऑल लॉ कमीशन के बारे में। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूनियन गवर्नमेंट उसको बनाता है, लीगल सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना उसका मेन काम है और रिकमेंड करता है बेसिकली रिफॉर्म्स वगैरह को। अगर हम लॉ कमीशन की बात करें तो उसका मेजर, अगर आप ऑब्जेक्टिव देखो तो उसका वर्क कल्चर अगर आप देखोगे किस तरीके से वो काम करता है, तो वो लीगल इश्यूज को रीड करता है, स्टडी करता है। मतलब जितने भी लीगल इश्यूज इंडिया के अंदर चल रहे हैं उनको रीड करता है और उसको सॉल्व करने के लिए रिपोर्ट सबमिट करता है यूनियन गवर्नमेंट को। बट जो रिपोर्ट सबमिट करता है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, ध्यान रखना, वो बेसिकली नॉन बाइंडिंग होते हैं। तो गवर्नमेंट चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर भी सकती है, गवर्नमेंट चाहे तो उनको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकती है। ठीक है, नाउ रिसेंटली 23rd लॉ कमीशन को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है। 3 साल के लिए ऑब्वियसली लॉ कमीशन को अपॉइंट किया जाता है, तो ये वाला भी 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। कौन इसको लीड कर रहे हैं, तो कर्नाटका के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे, जो भी रिटायर्ड है, ऋतुराज अवस्थी सर, वो इस पर्टिकुलर चीज़ को लीड कर रहे हैं। तो उनका नाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक लॉ कमीशन के अंदर एक फुल टाइम चेयरपर्सन होता है, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब क्या होता है, देखो एक्स ऑफिशियो मेंबर का सीधा सा मतलब यह है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो किसी और गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर है, बट उसको टेम्पररी टाइम के लिए आप अपनी कमेटी के अंदर भी यूज कर रहे हैं एज ए एक्सपर्ट, तो उसको आप एक्स ऑफिशियो मेंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हम वाइस प्रेसिडेंट की बात करते हैं। हम जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो मेंबर बोला जाता है, एक्स ऑफिशियो बोला जाता है। क्यों? बिकॉज टेक्निकली उनकी जो पोजीशन है वो एक वाइस प्रेसिडेंट की है, मतलब प्रेसिडेंट की एक बैकअप की है, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन की तरह भी, इसलिए उनको एक्स ऑफिशियो मेंबर कहा जाता है। ठीक है, ऑलराइट। नाउ जो भी इनके चेयरपर्सन या फिर मेंबर होते हैं लॉ कमीशन के, वो या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस हो सकते हैं, रिटायर्ड या फिर सर्विंग, या फिर उसके अलावा कोई एक्सपर्ट्स हो सकते हैं जो कि गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगा। इसके अलावा जो न्यू रिसेंटली 23rd लॉ कमीशन बनाया गया है उसके कुछ ब्रॉड मैंडेट्स हैं। सबसे पहले चीज़ तो ऑब्वियसली उनको ऐसे लॉज आइडेंटिफाई करने हैं जो कि आउटडेटेड हो चुके हैं, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी के अंदर काम के नहीं हैं, और उनको पूरी तरीके से रिपील कर देना है। सेकंड, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने हैं, एसओपीज बनाने हैं, ताकि हम टाइम टू टाइम लॉज को रिव्यू कर सकें, हम चेक कर सकें कौन से लॉज काम के हैं, कौन से लॉज काम के नहीं हैं, राइट, ये सब चीज़ें। इसके अलावा थर्ड चीज़, हमें ऐसे लॉज को देखना है, ऐसे लॉज को स्टडी करना है जो कि हमारी करंट नीड्स ऑफ द सोसाइटी को पूरी तरीके से फुलफिल करते हैं। जैसे रिसेंटली वुमेन्स हरासमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, बट इंडिया के पास एडिक्वेट लॉज नहीं है राइट नाउ, राइट। तो उस चीज़ को ठीक करना, उस चीज़ को सॉल्व करना अभी लॉ कमीशन का काम हो जाएगा। तो वो सारी की सारी नीड्स ऑफ द सोसाइटी जो है, सिटीजन्स की नीड हो, इकोनॉमिक की नीड्स हो, इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पर है स्टेट यानी कि कंट्री, तो ऐसे जितने भी नीड्स हैं उन सबको फुलफिल करने के लिए क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज हैं या फिर नहीं है। अगर नहीं है तो उसको बनाना है, अगर है तो उसको बेटर करना है। और फोर्थ है कि अगर हमें कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या हमारे जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्या हमें सोशो इकोनॉमिक चेंजेस लाने हैं, कुछ एजुकेशनल चेंजेस वगैरह लाने हैं, अगर लाने हैं तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह हमें देने हैं।
नाउ लॉ कमीशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है हमारे पास में भी। कुछ मैं आपको रिसेंट एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे देखो पास्ट रिकमेंडेशन में देखो तो जो लास्ट लॉ कमीशन था यानी कि 22nd वाला, और जो कि इससे पहले 3 साल के लिए बना था, उसने सेक्शन 124A यानी कि सेडिशन लॉ को रिपील करने की बात की थी, बिकॉज उसने कहा था कि ये लगातार मिसयूज किया जाता है सेडिशन का। आपने सुना भी होगा इस चीज़ को, लेकिन गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। बट जैसा आप जानते हैं रिसेंटली आईपीसी को ही पूरी तरीके से रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से, भारतीय न्याय संहिता। तो इस पर्टिकुलर न्याय संहिता में कहीं ना कहीं सेडिशन का जो वर्ड है उस वर्ड को हटा दिया गया है। ऑल्दो इस प्रोविजन को नहीं हटाया गया है, बट इस वर्ड को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इसके अलावा मार्च 2023 में एक और रिपोर्ट आया था जिसमें ये बोला गया था कि स्टेट के सीक्रेट्स को बचाने की जरूरत है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बात की गई थी, बट ये पर्टिकुलर रिपोर्ट को पूरी तरीके से सबमिट नहीं किया गया था, पार्शियली सबमिट किया गया था। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। जो 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए वो चारों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ गई हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के ऊपर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।